हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 4 कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 अध्याय करा रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, रक्तहीन क्रांति या भूदान ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, विनोबा भावे। तो याद रखना है यहाँ पे रक्तहीन क्रांति या भूदान ग्राम आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने शुरुआत की थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है कि विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। एक बार जब वह आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में एक व्याख्यान दे रहे थे, तो वहाँ पे कुछ गरीब भूमिहीन ग्रामीणों ने अपने आर्थिक कल्याण के लिए कुछ जमीन की मांग की। ठीक है, तो अचानक वहाँ पे देखेंगे कि श्री रामचंद्र जो रेड्डी नाम के व्यक्ति थे वो खड़े हो गए और 80 एकड़ भूमि को ग्रामीणों के बीच वितरित करने की पेशकश की थी। इसी कार्य को क्या कहा जाता है? भूदान के नाम से जाना जाता है या भूदान कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से शुरुआत हुआ था। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि रक्तहीन क्रांति या भूदान ग्राम आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से शुरू हुई थी? तो ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं या भूदान ग्राम दान आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित पर विचार करें। एक तरफ दिया हुआ है आदिम निर्वाह कृषि के लिए शब्द और दूसरी तरफ दिया हुआ है देश। अर्थात हम लोग जानते हैं कि आदिम निर्वाह कृषि जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। आदिम निर्वाह कृषि को ही हम झूम खेती भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। ठीक है, काट एवं दाह प्रणाली भी कहते हैं। तो कई नामों से जाना जाता है, लेकिन देखेंगे कि अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैक्सिको में कुछ कहा जाता है, वेनेजुएला में भी कुछ अलग नाम है। तो ये बताना है कि कौन सा देश में आदिम निर्वाह कृषि को क्या कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले कोनुकू, क्या ये मैक्सिको में कहा जाता है? बिल्कुल नहीं, कोनुकू कहा जाता है ये वेनेजुएला में। ठीक है, मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है, लदांग इंडोनेशिया में कहा जाता है, इंडोनेशिया के साथ साथ में मलेशिया में भी लदांग ही कहा जाता है, और वियतनाम में रे कहा जाता है। तो यहाँ पे बताइए कोई भी मैच क्या सही ढंग से किया हुआ है? नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पे सही से मैच नहीं है। ध्यान रखना है, इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, इंडोनेशिया पे मलेशिया हो, दोनों जगह पे। वियतनाम में रे कहा जाता है, श्रीलंका में अगर पूछ लिया तो चेना याद रखना है आपको, वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है, मैक्सिको में ये आपका मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, मैक्सिको और साथ साथ में याद रखिएगा मध्य अमेरिका और मैक्सिको, ये दोनों जगह पे मिल्पा कहा जाता है। और ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, ब्राज़ील में से रोका के नाम से जानता है, जिसने हमने एक ट्रिक से बताया था कि ब्राज़ील को किसने रोका। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं। बाकी मध्य अफ्रीका में पूछे आपसे तो मसोले आप बताएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिख भी दिया है, बाकी आप देख लेंगे इसको। ठीक है, जिसे देख लेंगे यहाँ पे, काट एवं दाह कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, जबकि वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, जबकि मैंने कहा था कि मलेशिया में भी इसे लदांग ही कहा जाता है, वियतनाम में रे कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, फिर से यहाँ पे दिया हुआ है कि आदिम निर्वाह कृषि के लिए शब्द और एक तरफ है राज्य। वहाँ देशों के बारे में देखे थे कि अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे भारत के बारे में बात करें तो अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कौन सा सही ढंग से मेल खा रहा है, यहाँ पे खाता है। ठीक है, तो पहले देखें पोडू। ठीक है, तो ये है, ये पोडू कहाँ का है? ये क्या ये उड़ीसा का है, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का है? तो याद रखना है कि पोडू जो है ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ये सही मैच नहीं है। ठीक है, कुमारी आपका कहाँ का है? तो याद रखना है कुमारी है आपका केरला का, तो ये भी सही मैच नहीं है, ये भी सही मैच नहीं था। ठीक है, बात करें वहीं पे वाल्टरी के बारे में, तो ये कहाँ का है ये? तो ये आप देखेंगे कि ये आपका दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पे ये कहा जाता है वालरे या फिर वाल्टरी, तो ये भी गलत मैच किया हुआ है। दहिया झारखंड में नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये भी यहाँ पे गलत है। तो कोई भी सही मैच यहाँ भी नहीं किया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पे बता दिया है सबके लिए कि यहाँ पे क्या कहा जाता है। देखिएगा,
भारत में खेती के इस आदिम रूप को मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है। ठीक है, पहले याद रखना है कि मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है या फिर दहिया कहा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आंध्रापुड़ू, ठीक है, या फिर पेंडा भी कहा जाता है। उड़ीसा में ओडिटा भी याद रखिएगा, आंध्रापुड़ू ओडिटा भी ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, आंध्रापुड़ू, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पे ओडिटा भी, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो उड़ीसा में हो जाएगा पामाडाबी, या फिर कोमान भी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, या फिर बरिंगा भी कह सकते हैं। तीन चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, पामाडाबी, कोमान या फिर बरिंगा। ज़्यादातर आपको पामाडाबी एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कोमान और बारिंगा अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी याद रखना है आपको यहाँ पे। पश्चिम घाट में से कुमारी कहा जाता है। देखेंगे कि पश्चिम घाट में वहाँ पर जो केरला वाला एरिया है ना, तो वहाँ पे ये कुमारी कहा जाता है वहाँ पे। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में से कहा जाता है वालरे या फिर वलरे। ठीक है, बाकी हिमालयन क्षेत्र में से कहा जाता है खिल, और झारखंड में कहा जाता है इसे कुरवा। ठीक है, वहीं बात करें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसे झूमिंग कहा जाता है। झूम खेती जहाँ पे 7 सिस्टर है, जैसे मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, तो उन एरिया में इसे झूमिंग के नाम से या झूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको पॉइंट निश्चित तौर पर याद रखने चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ आपका मध्य प्रदेश का वेवर, छत्तीसगढ़ में वेवर ही कहते हैं। ठीक है, तो इन सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए, एक दो बार रख लीजिएगा। ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, बाकी इसका PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करना है। और इन सब का जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF फाइल वहाँ पे MCQ के रूप में ही वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। सिर्फ आपको क्लिक करना है, डाउनलोड करना है PDF फाइल। सीधे आप जैसे क्लिक कीजिएगा लिंक पर, ज्वाइन करने को मिलेगा, ज्वाइन करना है, और लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सीधे PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा आपके फाइल सिस्टम में। ठीक है, तो कोई भी तामझाम नहीं करना है, सीधे डाउनलोड करनी है, और वहाँ पे 1 रुपये भी पे आपको नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात यही है आप लोगों के लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है गहन जीविका खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है गहन जीविका खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि गहन खेती के बारे में पहला कथन के बारे में क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है कि यह भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल कथन सही है। गहन खेती वहीं पे की जाती है जहाँ पर उच्च जनसंख्या का दबाव होता है। ठीक है, तो ये सही है। भूमि पर उच्च जनसंख्या का दबाव जहाँ पे अधिक होता है वहाँ पे गहन जीविका खेती की जाती है। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, वहीं बात करें सेकंड कथन के बारे में, तो यह श्रम गहन खेती है जहाँ जैव रासायनिक पदार्थ और सिंचाई की उच्चतम मात्रा का उपयोग किया जाता है। तो ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है कि यह श्रम गहन खेती होता है, नहीं कि इसमें ज़्यादा श्रम लगे होते हैं। ठीक है, ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जैव रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। सिंचाई की भी उच्चतम मात्रा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होता है, प्रोडक्शन करना होता है, उत्पादन करना होता है। वही इसलिए तो कहा जा रहा है गहन जीविका खेती। हम जीविका के लिए गहन खेती कर रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे सी के साथ। 1 और 2 दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये गहन जीविका के डिफिनेशन के रूप में भी आप याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, वही चीज़ है जो वहाँ पे हमने बताया समझाया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है अब है वाणिज्यिक खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, वहाँ देखा हमने गहन खेती के बारे में, अब बताना है वाणिज्यिक खेती के बारे में कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि उच्च उपज देने वाली किस्म जिसे HYV कहते हैं, ठीक है, के बीच रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशक के उच्च प्रयोग हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए पहले कि HYV क्या है। HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी। ठीक है, ये उच्च किस्म वाले बीज होता है, ये हाई यील्ड वैरायटी। ठीक है, तो वाणिज्यिक खेती में हम लोग उच्च उपज देने वाली HYV जो होता है, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी वाला बीज का हम लोग प्रयोग करते हैं। और साथ साथ में रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं, कीटनाशक भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ताकि हमें उच्च उत्पादन हो सके यहाँ पे। तो कॉमर्शियल जो खेती की जाती है उसमें देखेंगे कि HYV का बीज का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक भी प्रयोग करते हैं, कीटनाशक जो होता है, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक के जो उच्च प्रयोग होते हैं वहाँ पे किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। दूसरा कह रहा है कि चावल हरियाणा और पंजाब में एक वाणिज्यिक फसल है, लेकिन उड़ीसा में यह एक निर्वाह फसल है। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि देखेंगे चावल का प्रयोग हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और ये सब जो चीज़ें हैं वो HYV जो बीज है वहाँ पे
इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए तो देखेंगे कि जब भारत में आया था ना हरित क्रांति, तो देखेंगे इसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा था ये हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ा था और उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया था। तो सबसे ज़्यादा जो लाभ ले पाए थे यही दो राज्य थे, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, तो ये वाणिज्यिक फसल है, जबकि लेकिन यहाँ पे उड़ीसा में देखेंगे यहाँ पे एक निर्वाह फसल है। निर्वाह फसल मतलब कि सिर्फ अपनी जीविका के लिए वहाँ पे उसके लिए इसकी खेती करते हैं। तो इस तरह का वहाँ पे रासायनिक उर्वरक और एच वाई वी का जो बीज होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी का जो बीज होता है वो प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन यहाँ भी इसका सही है। 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। तो आई थिंक वाणिज्यिक खेती के बारे में समझ में आया होगा। फिर से यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, इजी वे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब बताना है रोपण कृषि के बारे में। रोपण कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब क्या बताना है रोपण खेती के बारे में कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला है, यह एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है। यह कृषि और उद्योग का एक अंतर्पृष्ठ है। यह प्रवासी मजदूरों की मदद से भूमि के बड़े क्षेत्र को आच्छादित करता है और पूंजी गहन निवेशों का उपयोग करता है। किसके बारे में बताना है? रोपण खेती के बारे में। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो बात करें यहाँ पे रोपण खेती के बारे में, तो यह एक प्रकार की व्यावसायिक खेती बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देखेंगे रोपण खेती में क्या होता है कि कोई एक ही किस्म का फसल बड़े पैमाने पर लगाई जाती हैं। तो जब बड़े पैमाने पर लगाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि व्यवसाय के लिए किए लगाया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं पूरा 1 एकड़ है और 1 एकड़ में मक्का का ही खेती लगाई गई है। ठीक है, तो क्या है, वो तो व्यवसाय के लिए लगाया जाएगा, खाने तो होगा नहीं, उसके लिए प्रयोग तो लगाएंगे नहीं। ये क्या कहा जाएगा इसे यहाँ पे? व्यावसायिक खेती थी। बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। बी कह रहा है कि यह कृषि और उद्योग का एक अंतर्पृष्ठ है, यानी कि कृषि और उद्योग का संबंध है इसमें, तो बिल्कुल ही सही है इसका आंसर। ठीक है, यह कृषि और उद्योग दोनों को यहाँ पे लेकर चला जाता है। ठीक है, हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो उद्योग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी सही है। यह प्रवासी मजदूरों की मदद से भूमि के बड़े क्षेत्र को आच्छादित करता है और पूंजी गहन निवेशों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पूंजी की मात्रा अधिक प्रयोग किया जाता है। तो हमने कहा ना कि बहुत बड़े पैमाने पर लगाएंगे तो पूंजी की तो भी आवश्यकता होगी बड़े मात्रा पैमाने पर। और ये प्रवासी मजदूरों की मदद से, यानी कि जो मजदूर होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं काम करने के लिए, तो उन मजदूरों की मदद से भूमि के बड़े क्षेत्र को आच्छादित करता है, यानी कि बहुत बड़े मात्रा में इसमें खेती की जाती है मजदूरों की मदद से। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, फिर से इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, हम पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट जरूर यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे हम, ये वाला पॉइंट यहाँ से, कि सभी उपज का उपयोग संबंधित उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ये पॉइंट हम चाह रहे हैं बताने के लिए कि भारत में देखेंगे तो चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब जो है ना, ये सभी रोपण फसल के उदाहरण है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये इसमें से कौन सा रोपण फसल के उदाहरण है, तो चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, इसमें क्या है, ये सभी रोपण फसलें हैं, यानी रोपण कृषि के उदाहरण है। ठीक है, असम, उत्तरी बंगाल में चाय और कर्नाटक में कॉफ़ी, इन राज्यों में उगाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, बाकी और भी है जो पढ़ लीजिएगा। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? बताना है कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहला। तो पहला कथन दिया है, सितंबर अक्टूबर में रबी फसलों की कटाई की जाती है, जो कि यहीं पे गलत दिख रहा है ना। सितंबर अक्टूबर में रबी फसलों को कटाई नहीं की जाती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि रबी फसलों को सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है, यानी कि लगाया जाता है, और अप्रैल से जून तक गर्मियों में ये काटा जाता है। तो कथन बिल्कुल गलत है यहाँ पे। बी कह रहा है कि रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं, जैसे कि गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों, जो कि बिल्कुल कथन सही है। सी कह रहा है कि ये फसलें भारत के बड़े हिस्से उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों के हिस्सों में उगाई जाती हैं, ये भी कथन सही है। तो पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो इसका ए कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बाकी व्याख्या देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, कि रबी फसलों को सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और अप्रैल से जून तक गर्मियों में काटा जाता है। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं, जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों। हालांकि ये फसलें भारत के बड़े हिस्से में उगाई जाती हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से गेहूँ और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।
पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों के दौरान वर्षा की उपलब्धता इन फसलों की सफलता में मदद करती है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है जो कि याद रखना चाहिए आप लोगों को। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला है कि खरीफ की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और अप्रैल से जून तक गर्मियों में काटी जाती हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि महत्वपूर्ण फसलें हैं इसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। तो पहला दिया कि खरीफ की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। बिल्कुल कथन गलत दिख रहा है यहीं पे, है ना। ये अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल यहाँ पे क्या है, गलत है। हम जानते हैं कि इस खरीफ की फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत के साथ ही उगाई जाती हैं और इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती हैं, जो अभी प्रेजेंट में देखेंगे कि इसकी कटाई मतलब कि होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहला कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि महत्वपूर्ण इसमें फसल है धान है। ठीक है, सही है। मक्का भी सही है, ज्वार भी सही है, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी देखेंगे कि ये सभी खरीफ फसलों के ही उदाहरण हैं। तो दूसरा कथन सिर्फ यहाँ सही दिख रहा है, बाकी पहला कथन गलत है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाने वाली फसलें जायद की फसलें कहलाती हैं। दूसरा कह रहा है कि तरबूज, कस्तूरी, ककड़ी, सब्जी और चारा फसलें हैं। ठीक है, यानी कि ये सभी जायद फसलें के उदाहरण में कह रहा है। बाकी पूछ रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो देखिए बात करें हम पहला कथन के बारे में कि देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाने वाली फसलें जायद की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रबी और खरीफ मौसम के बीच गर्मियों के महीने के दौरान एक छोटा सा मौसम होता है जिसे जायद मौसम कहा जाता है। और जायद के दौरान उत्पादित कुछ फसल जैसे कि तरबूज है, कस्तूरी, खरबूजा है, ककड़ी है, सब्जियां हैं, चारा फसलें हैं, तो ये सभी फसलें तैयार की जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये पहला कथन गलत होगा। बाकी तरबूज, कस्तूरी, ककड़ी, सब्जियां, चारा, ये सभी जायद फसल के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल दो यहाँ पे सही है। बाकी एक पॉइंट यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि ध्यान रखना है कि जो गन्ने की फसल है वो तैयार होने में लगभग 1 साल का समय इसमें लगता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है असम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र और तेलंगाना। क्या कह रहा है इसके बारे में कि भारत के प्रमुख चावल उगाने वाले क्षेत्र कौन से हैं? 1, 2, 5 हैं, 2, 3, 4 हैं, 1, 3, 4, 5 हैं, या फिर उपर्युक्त में से सभी हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए हैं ये सभी चावल उगाने वाले क्षेत्र ही हैं, चाहे असम हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सभी जगह देखेंगे कि चावल का अच्छा खासा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, बाकी व्याख्या देखिए, थोड़ा सा और भी क्लियर करेंगे हम यहाँ से। चावल के कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र जो कोंकण तट वाला एरिया है, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। ये है आस, अमन और बोरो। ये ध्यान रखना है कि असम में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन? आस, अमन और बोरो। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि असम और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक साल में 3 फसलें उगाई जाती हैं, धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। ये कौन कौन है? ये आस है, अमन है और बोरो है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन है कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, इस बात कह रहा है कि इसमें उच्च तापमान 25 डिग्री से ऊपर, ठीक है, और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। और थर्ड कथन कह रहा है कि इसे 100 सेंटीमीटर से ऊपर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथन में से निम्नलिखित में से किस फसल की चर्चा की गई है? बताना है कि यहाँ पे जो 3 कथन दिए गए हैं ये किसके बारे में कहा जा रहा है कि कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही इसमें उच्च तापमान यानी कि 25 डिग्री से ऊपर चाहिए, और हाई जो ह्यूमिडिटी होता है वो भी ज़रूरत होता है, और इससे वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक की ज़रूरत होती है। बताने कौन सी फसल है? गेहूँ है, चावल है, गन्ना है या कपास है? तो याद रखना है ये फसल का नाम है चावल। ठीक है, ये क्या है? ये चावल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, चावल।
ठीक है। व्याख्या देखिए, कहता है कि चावल भारत के अधिकांश लोगों की मुख्य खाद्य फसल है। भारत चीन के बाद दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह खरीफ की फसल है जिसमें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर, और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता भी जरूरत होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई की मदद से बढ़ता है। अगर कहीं पे कम वर्षा हो रही तो वहाँ पे ज़्यादा सिंचाई करके भी इसे ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, याद रखिएगा थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा शांति से बनाए रखें और बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में, किसी एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं, खास करके अगर सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ पे इस तरह का सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो सीटेट के लिए समझिए ये चैप्टर रामबाण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। गेहूँ के बारे में बताना है आपकी कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है कि यह रबी की फसल है। पकने के समय, ठंडे होते समय और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि पकने के समय ठंडा होना चाहिए मौसम और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जो बढ़ते मौसम में समान रूप से वितरित की जाती हैं। अब बताना है दोनों कथन में से कौन सा यहाँ ज़रूरत है गेहूँ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, कि यह रबी की फसल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और पकने के समय, ठंडे होते समय, ठीक है, और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, बात करें यहाँ पे दूसरे कथन के बारे में। इसके लिए 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यहीं पे कथन गलत हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर 50 से लेकर के 70-80 के बीच में भी वार्षिक वर्षा होती है तो ये काम चल जाता है, क्योंकि गेहूँ को ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है। ये धान के लिए ये पर्याप्त मात्रा है, 100 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर केवल A1। ठीक है, बाकी इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा सिर्फ यहाँ से कि देश में गेहूँ उगाने के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। कौन कौन सा? उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज मैदान और दक्कन का काली मिट्टी क्षेत्र। गेहूँ उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ज्वार एक वर्षाधारित फसल है जो ज़्यादातर नम क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, जिसे सिंचाई की शायद ही आवश्यकता होती है। कह रहा है कि ज्वार एक वर्षा आधारित फसल है जो ज़्यादातर नम क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, जिसे सिंचाई की शायद ही आवश्यकता होती है। दूसरा कथन कह रहा है कि रेतीली मिट्टी और उथली काली मिट्टी पर बाजरा अच्छी तरह से बढ़ता है। तीसरा कह रहा है कि रागी शुष्क क्षेत्र की फसल है और केवल लाल मिट्टी पर अच्छी तरह से बढ़ती है। अब बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। पहला कथन दिया है कि ज्वार एक वर्षाधारित फसल है जो ज़्यादातर नम क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, जिसे सिंचाई की शायद ही आवश्यकता होती है। ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। दूसरा कथन लेते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि रेतीली मिट्टी और उथली काली मिट्टी पर बाजरा अच्छी तरह से बढ़ता है। ये भी कथन यहाँ पे सही है। दूसरा कह रहा है कि रागी शुष्क क्षेत्र की फसल है, बिल्कुल सही है। और यह केवल लगाए जिसकी वजह से गलत है। ये लाल मिट्टी पर ही अच्छी तरह से बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि केवल लाली मिट्टी पर ही बढ़ती है। ये चाहे आपका हो यहाँ पे लाल मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, उथली काली मिट्टी हो, इन सब जगह पर देखेंगे अच्छी तरीके से ये रागी ग्रो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो केवल लगाया है इसी वजह से ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी व्याख्या देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह खरीफ की फसल है जिसके लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है। तीसरा कथन है, इसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। बताना है कि निम्नलिखित में से किस फसल की चर्चा की गई है? गेहूँ, चावल, गन्ना या मक्का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का। मक्का देखेंगे कि ये खरीफ फसल है जिसके लिए तापमान 21 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री के बीच की आवश्यकता होती है और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता भी है। और इसका उपयोग देखेंगे तो भोजन के रूप में भी किया जाता है और चारा के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी यहाँ पे व्याख्या देख लीजिएगा। अगला सवाल है गन्ने के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है,
यह एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है। दूसरा कथन है कि यह 21 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री के तापमान के साथ गर्म और जलवायु में आर्द्र होगा, यहाँ पे आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसमें 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और यह भारत दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो गन्ने के बारे में बताना है यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो चलिए पहला कथन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला कथन दिया हुआ है कि यह एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है। बिल्कुल कथन सही है। ध्यान रखना है, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये 21 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तापमान के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये 75 डिग्री सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा की आवश्यकता इसे होती है। तो ये तीनों कथन सही है। चौथा कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, गलत है कि भारत दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये कथन गलत है। याद रखना है कि ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का जो स्थान है वो दूसरा सबसे बड़ा स्थान है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील के बाद। ठीक है, तो चौथा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 3 कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ए ऑप्शन। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कपास के बीज, दूसरा है अलसी, सूरजमुखी, सोयाबीन, अरंडी का बीज। बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा भारत में उत्पादित मुख्य तेल बीज है। यहाँ पे देखेंगे चाहे कपास का बीज हो, ठीक है, कपास का बीज हो, चाहे अलसी हो, चाहे सूरजमुखी हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे अरंडी का बीज हो, ये सभी देखेंगे कि भारत में उत्पादित मुख्य तेल बीज हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों से तेल निकाला जाता है, चाहे कपास का बीज हो, चाहे अलसी हो, चाहे सूरजमुखी का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे अरंडी का बीज हो, उन सभी से तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो याद रखना है इसका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भारत में उत्पादित मुख्य तेल बीज मूंगफली, सरसों, नारियल, सौसम से तिल कहते हैं, सोयाबीन, अरंडे के बीज, कपास के बौर, अलसी और सूरजमुखी हैं। इनमें से अधिकांश खाद्य और खाना पकाने के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाते हैं। हालांकि इसमें से कुछ ऐसा भी है जिसका उपयोग साबुन, सौंदर्य प्रसाधन और मलहम के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मूंगफली खरीफ की एक फसल है, अलसी और सरसों रबी फसल है, अरंडी का बीज उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। फोर्थ कथन है कि तिल को रबी और खरीफ दोनों फसलों के रूप में उगाया जाता है। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे एक तो आपका यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल सही है कि मूंग खरीफ की फसल है। ठीक है, और दूसरा कथन कह रहा है कि अलसी और सरसों रबी फसल है, ये भी कथन सही है। तो पहला दूसरा दोनों यहाँ पे सही है। तीसरा कह रहा है कि अरंडी का बीज उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, ये कथन यहाँ पे गलत है। फोर्थ कह रहा है कि तिल को रबी और खरीफ दोनों फसलों के रूप में उगाया जाता है, ये भी कथन यहाँ पे गलत है। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पे सही है। ठीक है, व्याख्या देखिए समझ में आएगा ज़्यादा। कह रहा है कि मूंगफली खरीफ की एक फसल है और देश में उत्पादित होने वाली प्रमुख तिलहनों का लगभग आधा हिस्सा है। 2015-16 में राजस्थान और तमिलनाडु के बाद गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था। अलसी और सरसों रबी फसलें हैं, ध्यान रखना है। तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसलें हैं और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, यानी उल्टा वहाँ पर लिखा गया था। अरंडी के बीज को रबी और खरीफ दोनों फसलें के रूप में जब उगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है चाय बागानों के बारे में। बताना है कि चाय बागान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, चाय बागान के बारे में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है ना। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ता है। दूसरा कथन है कि चाय की झाड़ियों को वर्ष भर गर्म और नम ठंड से मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। पहला कथन दे रखा है कि यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ता है, बिल्कुल कथन सही है। ध्यान रखना है कि चाय उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में अच्छी तरह से ये ग्रो करता है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि चाय की झाड़ियों को वर्ष भर गर्म और नम ठंड से मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही है। एक्चुअली में देखेंगे जो चाय है ना,
चाय को देखेंगे कि चाय की झाड़ियों को पूरे वर्ष भर गर्म और नम पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बार बार बौछारें इसकी मुलायम पत्तियों को निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करती हैं। चाय एक श्रम प्रधान उद्योग है, ये भी याद रखना है। इसके लिए प्रचुर सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही दिख रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शुरू में ब्राज़ील से लाई गई अरेबिका किस्म का कॉफ़ी का उत्पादन भारत में किया जाता है। ठीक है, शुरू में ब्राज़ील से लाई गई किस्म का कॉफ़ी का उत्पादन भारत में किया जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है किसी खेती कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी तक सीमित है। बताना है कौन सा कथन सही है। तो याद रखना है कि ये भारतीय कॉफ़ी जो है अपनी अच्छी गुणवत्ता के लिए दुनिया में जानी जाती है। शुरू में यमन से लाई गई अरेबिका किस्म का उत्पादन देश में किया जाता है। ठीक है, तो पहला कथन ब्राज़ील से लिखा गया है, जो कि कथन क्या होगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से लाई गई थी? यमन से लाई गई थी। शुरू में यमन से लाई गई अरेबिका किस्म का उत्पादन देश में किया जाता है। इस किस्म की पूरी दुनिया में बहुत मांग है। शुरुआत में इसकी खेती बाबा बुदान की पहाड़ियों पर की गई थी और आज भी इसकी खेती कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी तक ही सीमित है। तो दूसरा कथन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा यहाँ पे कथन सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इधर फल दिया हुआ है, इधर राज्य से संबंधित दिया हुआ है कि किस राज्य से कौन सा फल संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है संतरा, जो कि नागपुर और चेरापूंजी के स्थानों पर देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, संतरा कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? नागपुर वाला वैसे नाम सुनेंगे, नागपुर में संतरे बहुत फेमस है। ठीक है, और चेरापूंजी में भी संतरा देखने को मिलता है, तो ये भी कथन सही है। पहला मतलब कि ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है अनानास मेघालय में मिलता है, ये भी कथन सही है। ठीक है, अनानास जो है वो अच्छा खासा इसका उत्पादन किया जाता है मेघालय में, क्योंकि वहाँ की अनुकूल परिस्थितियाँ जो वहाँ पे अनानास के लिए अनुकूल बनाता है। और अंगूर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिलता है, यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो सही ढंग से मेल कौन खा रहा है? यहाँ पे सभी मेल खा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, बाकी थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। भारत उष्णकटिबंधीय और साथ ही शीतोष्ण फसलों का उत्पादक है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्या देख रहे हैं हम लोग? आम। नागपुर और चेरापूंजी में मेघालय के चेरापूंजी मेघालय में ना, वो लिखा है ब्रैकेट में, संतरा। केरल, मिजोरम और महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले जो होते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट, ये दुनिया भर में बहुत मांग है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कौन कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है रबर रोपण। ठीक है, रबर जो है ये रोपण के बारे में बताना कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, तो पहला कथन दे रखा है यहाँ पे कि यह एक विषुवतीय फसल है, अर्थात ये देखेंगे कि जो हमारा ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी का जो बीच में विषुवतीय रेखा है, ठीक है, ये रेखा इस रेखा के आसपास यहाँ पे इसकी खेती की जाती है, ये आपसे कह रहा है। ठीक है, तो आगे फिर कह रहा है कि लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। दूसरा कथन है कि इसमें 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान के साथ नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे ये दोनों कथन सही है कि यह एक विषुवतीय फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसको उगाया जा सकता है, बिल्कुल कथन सही है। दूसरा इसमें कह रहा है कि 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, तो देखेंगे विषुवतीय क्षेत्रों में देखेंगे, है ना, वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये अनुकूल परिस्थितियाँ मिल गई उसके लिए। और यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस से भी दिख रहता है, तो बिल्कुल ये भी कथन सही है। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही होगा रबर रोपण के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से पहला कथन है कि भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। दूसरा है दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तीसरा कथन है कि यह रबी की फसल है और इसे परिपक्व होने के लिए 6 से 8 महीने का आवश्यकता होती है। बताना है कौन सा कथन सही है।
तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। पहला कथन बिल्कुल सही है कि यह भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान के रूप में माना जाता है, ठीक है, या जाना जाता है, ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए भी उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। हम लोग जानते हैं कि कपास जो है वो काली मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है, ये कथन सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि यह रबी फसल है, जो कि यही कथन गलत दिख रहा है, आगे तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है, ठीक है, ध्यान रखना है, कपास खरीफ की फसल है और इसे परिपक्व होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। ये आगे की कथन सही है, लेकिन ये कथन गलत है कि यह रबी की फसल है, ठीक है, ये खरीफ की फसल है और इसे परिपक्व होने में 6 से 8 महीने की आवश्यकता होती है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, देखते हैं व्याख्या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। माना जाता है कि भारत कपास के पौधे का मूल घर है। कपास सूती कपड़ा उद्योग के लिए मुख्य कच्चे उत्पादों में से एक है। 2015 में चीन के बाद भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। दक्कन के पठार की काली कपास मिट्टी वाले भागों में कपास अच्छी तरह से बढ़ती है। इसे विकास के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला मुक्त दिन, यानी कि 210 दिन कम से कम पाला मुक्त दिन होना चाहिए। जो पाला पड़ता है ना, जो सुबह सुबह देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कुहासा जो लगा रहता है, वो नहीं होना चाहिए। और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे परिपक्व होने के लिए 6 से 8 महीने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो याद रखना कपास के बारे में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आदिम निर्वाह कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आदिम निर्वाह कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि यह आदिम औजारों की मदद से भूमि के छोटे खंड पर किया जाता है। दूसरा है यह मानसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करता है। तीसरा है यह काट एवं दाह स्लैश एंड बर्न कृषि है। उपर्युक्त में से सभी। आदिम निर्वाह कृषि के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। इसके बारे में हमने शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन में भी हमने इसको देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन बिल्कुल सही है कि यह आदिम औजारों की मदद से भूमि के छोटे खंड पर ये किया जाता है, ठीक है। और यह मानसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर भी निर्भर करता है। साथ ही साथ आदिम निर्वाह कृषि के बारे में ये सही है कि इसे काट एवं दाह या फिर स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपर्युक्त में से सभी, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। आदिम निर्वाह कृषि का अभ्यास भूमि के छोटे टुकड़े पर किया जाता है, जो कि आदिम उपकरण जैसे कुदाल, दाव और खुदाई की छड़ें और परिवार सामुदायिक श्रम की सहायता से किया जाता है। इस प्रकार की खेती मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और उगाई जाने वाली फसलों को अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयोगिता पर निर्भर करती हैं। यह काट एवं दाह कृषि प्रणाली है, अर्थात दूसरा इसका नाम है काट एवं दाह प्रणाली कह सकते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लैश एंड बर्न प्रणाली, ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 MCQ चैप्टर से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।